अब ये डेथ सेंटेंस जिसको दिया जा चुका है उसको बोले डेथ रो कन्विक्ट, और इसके लिए जो प्रोविजन, ये जो गाइडलाइंस दिए गए हैं, ये किस केस में दिया वो भी मैं आपको शेयर करता हूं, लिख लेना। शत्रुघ्न चौहान, शत्रुघ्न चौहान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2014, 2014 रीसेंट है, वॉल्यूम 3 SCC पेज नंबर 1। तो ये शत्रुघ्न चौहान के केस में गाइडलाइंस दिया। अब क्या गाइडलाइंस है वो मैं आपको शुरू से देता हूं, ठीक है। अभी देखिए सबसे पहला पॉइंट ही आता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का। सबसे पहला ही पॉइंट आता है, दैट इज कॉल्ड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब देखिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के पॉइंट पर मैं आपको बता दूं, सुनील बत्रा का केस बड़ा फेमस केस रहा है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के पॉइंट में ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनील बत्रा के मैटर को, सुनील बत्रा के पॉइंट को, उसके पैराग्राफ को कोट किया, उसको रखा और उसके ऊपर हेल्ड किया था कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और सिंगल सेल कन्फाइनमेंट, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हिंदी में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को बोलते हैं एकांत परिरोध। अगर मेरी हिंदी सही है तो मैं बता रहा हूं, एकांत परिरोध। सो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बोलो या सिंगल सेल, सेल मतलब CELL, मैं लिख के देता हूं, सिंगल सेल कन्फाइनमेंट। सो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बोलो या सिंगल सेल कन्फाइनमेंट बोलो, इसके लिए कहा है। तो कहा कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और सिंगल सेल कन्फाइनमेंट प्रायर टू रिजेक्शन ऑफ द मर्सी पिटीशन, प्रायर मीन्स पहले, सो प्रायर टू द रिजेक्शन ऑफ द मर्सी पिटीशन बाय द प्रेसिडेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यानी अगर किसी बंदे को, देखिए यही बात अब यहां पर मैं क्लियर कर रहा हूं, तो अभी इसीलिए मैंने रोका उनको, क्या नाम है, शैलेंद्र को, इसलिए मैंने टोका और रोका भी कि जो कंफर्मेशन हाईकोर्ट की बात हो रही, तो हाईकोर्ट तक में हाथ में ये नहीं है। अल्टीमेटली जो पावर दिया है वो सुप्रीम कमांडर को दिया, और सुप्रीम कमांडर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट भी वहां कुछ नहीं कर सकता है, भले सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोलते जाए, सुप्रीम कोर्ट को जो ऑर्डर पास करना है करते रहे, लेकिन अगर वहां पर प्रेसिडेंट ने दे दिया मर्सी पिटीशन में कि नहीं भाई तुम्हारे को तो फांसी की सजा नहीं देंगे, तुम्हें को तो अब छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे, तो रिलीज हो जाएगा बंदा। तो यहां पर इन्होंने बड़ा क्रिस्टल क्लियर कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कभी भी डेथ रो कन्विक्ट आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो मर्सी पिटीशन लगाता है, और जब वो मर्सी पिटीशन लगाएगा प्रेसिडेंट को, यानी गवर्नर प्लस प्रेसिडेंट, तो गवर्नर के बाद प्रेसिडेंट के यहां लगा दिया मान लो, तो जब तक प्रेसिडेंट के यहां से उसकी मर्सी पिटीशन रिजेक्ट नहीं होती है, ध्यान से सुन लेना, याद रख लेना, जब तक प्रेसिडेंट के यहां से मर्सी पिटीशन रिजेक्ट नहीं होती है तब तक उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जाता है, या नहीं रखा जा सकता है, या सिंगल सेल कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता है। और अगर ऐसा रखा गया है उसको मर्सी पिटीशन रिजेक्ट होने के पहले तक, तो दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इस चीज को बिल्कुल समझ लीजिए। और अगर हम यहां पर कहें क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसके लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि ये यहां पर मर्सी पिटीशन के रिजेक्ट होने के पहले अगर रखा गया तो ये आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कंप्लीट वायोलेशन हो जाएगा। एंड दिस इज द रीजन वाई कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में मर्सी पिटीशन के रिजेक्ट होने तक वो भी प्रेसिडेंट के तब तक नहीं रख सकते हैं। ये वाला मामला है। अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा इसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पर, ठीक है। तो पहली बात हुई मैंने आपको केस लॉ से बताई, यहां भी बता दिया, और केस लॉ आपके पास दे दिया है शत्रुघ्न चौहान। ये रहा फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट सेफगार्डिंग गाइडलाइंस। दूसरा जो गाइडलाइन यहां पर निकल के आता है वो है लीगल एड। थोड़ा आराम से समझ लेना,
मैं थोड़ा क्लियर करूंगा एक एक पॉइंट, इसलिए हड़बड़ी वाले थोड़ा पेशेंस रखना। लीगल एड, क्योंकि कॉन्सेप्ट देखो यहां पर हड़बड़ में बोलोगे तो मैं एक दिन में सब खत्म कर दूंगा इसको, उसमें कोई मजे वाली बात नहीं है, सातों आठों सेक्शन खत्म हो जाएगा। और बाद में मैं तो यहां खत्म कर दूंगा, फिर बोलोगे सर बाउंस कर गया ऊपर से, फिर अकेले बैठ के अपना सर फोड़ते रहोगे, भाई क्या था 367, 368, 360, और ये मिलेगा भी नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग ये सब इंटरनल बातें हैं, इंटरनल मतलब सेक्शन के अंदर छिपी हुई सेक्शन से को रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा ध्यान से सुनते जाना। तो ये दूसरा पॉइंट आता है लीगल एड का। अब यहां पर लीगल एड की जहां तक बात होती है, किसी भी जेल मैनुअल के अंदर या प्रिजन मैनुअल उसको बोलते हैं, देयर इज नो प्रोविजन इन एनी ऑफ द प्रिजन मैनुअल और जेल मैनुअल फॉर प्रोवाइडिंग लीगल एड फॉर प्रिपेयरिंग अपील फॉर मर्सी पिटीशन। अपील और मर्सी पिटीशन के लिए किसी तरह का कोई भी लीगल एड देने के लिए कोई भी प्रिजन मैनुअल जेल मैनुअल में प्रोविजन नहीं दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुन लेना, इससे क्वेश्चन पूछता है, ये सारे से में पूछता है क्वेश्चन। तो जेल मैनुअल में कहीं भी मर्सी पिटीशन फाइल करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहां करना है, ये कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ है। सो देयर इज नो प्रोविजन इन एनी ऑफ द प्रिजन मैनुअल फॉर प्रोवाइडिंग लीगल एड, नहीं है। फॉर प्रिपेयरिंग अपील और मर्सी पिटीशन, ये भी नहीं है। फॉर एक्सेसिंग जुडिशियल रेमेडीज, ये भी नहीं है। आफ्टर द मर्सी पिटीशन हैज बीन रिजेक्टेड, यानी आपने, यानी कि जो बंदा कन्विक्ट हुआ जिसने मर्सी पिटीशन लगाई थी, मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो गई, तो मर्सी पिटीशन के रिजेक्ट हो जाने के बाद के स्टेप में फर्दर अपील कहां हो सकती है, जुडिशियल रेमेडीज कहां मिलेगी, और कुछ प्रोविजन जो लीगल एड का है वो कहीं भी प्रिजन मैनुअल में नहीं है। अब है तो नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया आर्टिकल 21, बहुत सारे जजमेंट मिलेंगे, मैं आपको इक्का दुक्का बता दूं। आर्टिकल 21 में कहा है कि लीगल एड, आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के तहत लीगल एड लेना इट इज ए फंडामेंटल राइट। सो अनुच्छेद 21 के तहत लीगल एड इज ए फंडामेंटल राइट। तो अब यहां पर तो ये बात क्लियर हो गई कि जब ये फंडामेंटल राइट इन्होंने बोल दिया, तो प्रिजन मैनुअल की ऐसी की तैसी, प्रिजन मैनुअल का कुछ नहीं करने का। जब आपने को फंडामेंटल राइट ही मिल गया है, तो वहां पर ये लीगल एड का डिमांड कर सकते हैं, और लीगल एड के थ्रू वो अपना मर्सी पिटीशन, अपील जो भी लगाना है, रेमेडी लेना है, वो सब उनको मिल जाएगा। ये सेकंड गाइडलाइंस आता है, यानी सेकंड पॉइंट है लीगल एड। अब लीगल एड में क्या करेंगे ये लोग, लीगल एड जो मिलेगा डेथ रो कॉन्विक्ट को, तो थर्ड गाइडलाइन कहता है प्रोसीजर in placing the mercy petition, the mercy petition before the president, before the president। सीजे के सिलेबस में नहीं आता है, बहुत कम लोग इसे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं, मैं आप सबको बता देता हूं, कुछ भी कैसे भी नॉलेज होना चाहिए। सो थर्ड जो गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने दी वो इसमें आता है प्रोसीजर इन प्लेसिंग द मर्सी पिटीशन। प्रोसीजर, प्रोसीजर तरीका बताया है। मर्सी पिटीशन को प्रेसिडेंट के सामने कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे रखना है, उसका तरीका भी इसी गाइडलाइन के अंदर शेयर कर दिया गया। अब देखिए, अब नॉर्मल मैं एक छोटा सा पॉइंट शेयर कर देता हूं यहां पर, और पॉइंट ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी उसने बहुत सारे गाइडलाइंस दे रखे हैं फॉर द डिस्पोजल ऑफ मर्सी पिटीशन फाइल्ड बाय द डेथ कन्विक्ट आफ्टर डिस्पोजल ऑफ देयर अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि मर्सी पिटीशन आपको कैसे यानी लगाना है, ये डेथ रो कन्विक्ट के लिए बता रखा है।
और ये भारत सरकार की तरफ से अवेलेबल होता है। और ये भी कब अवेलेबल होगा, जब सुप्रीम कोर्ट में अपील हार जाएगा बंदा, यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील रिजेक्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हां अब सिर्फ और सिर्फ आपको फांसी की सजा ही मिलेगी, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। जब कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तब जाएगा कहां, मर्सी पिटीशन। मर्सी पिटीशन किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। अब सवाल ये उठता है कि मर्सी पिटीशन जाएगा कैसे, क्या तरीका होता है, कैसे ड्राफ्टिंग होती है, क्या फॉर्मेटिंग होती है। तो उसके लिए गाइडलाइंस निकाला हुआ है भारत सरकार ने। और गाइडलाइंस के लिए, गाइडलाइंस के हिसाब से मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको शेयर कर देता हूं, बिल्कुल शॉर्ट में। अगर कोई पिटीशन रिसीव होता है डायरेक्टली भारत सरकार को, या कम्युनिकेट होता है राज्य सरकार की तरफ से, वो भी कब होगा कम्युनिकेट, जब राज्य की सरकार का यानी गवर्नर 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 के पास गया था, गवर्नर ने रिजेक्ट कर दी। अब रिजेक्ट कर दिया तो राज्य सरकार फॉरवर्ड कर देती है आगे कि भैया प्रेसिडेंट के पास भेज दो। तो वैसे केस में कहता है कि नेसेसरी मटेरियल्स, व्हाट इज द नेसेसरी मटेरियल्स, यानी पुलिस का जो सबमिट होता है पुलिस रिपोर्ट, यहां बड़े पुलिस वालों की क्लास लगती है क्योंकि वो रिपोर्ट तो जैसे तैसे होती है कभी कभार, तो लेकिन यहां पर क्या है, सारे नेसेसरी मटेरियल, नेसेसरी मटेरियल का मतलब पुलिस रिकॉर्ड्स, जजमेंट ऑफ ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर अगर अपील गई या रेफरेंस हुआ वो उसका रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड, और जितने भी कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबको फिक्स करके अथॉरिटीज के साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू फॉरवर्ड कर दिया जाता है। होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय बोलते हैं ना हिंदी में उसको, तो होम अफेयर्स के पास भेज दिया जाता है, वहां से वो आगे फॉरवर्ड होता है। इन शॉर्ट ये सारे प्रोसीजर होते हैं और वो फिर आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिकमेंड करके भेजता है प्रेसिडेंट के पास कि हाँ प्रेसिडेंट को क्या करना है, कैसे करना है, वो प्रेसिडेंट अपना देखते रहेंगे। ऐसा नहीं होता है कि आपने लिख के दिया डायरेक्ट चले गए प्रेसिडेंट के पास चिट्ठी, ऐसे मामलों में तो ये प्रोसीजर है इसमें। क्योंकि प्रेसिडेंट किस चीज पर, किस बेस पर देखेंगे, अगर प्रेसिडेंट को अगर किसी मर्सी पिटीशन को डिस्पोजल करना है तो उनको पूरा रूट से लेके फ्रूट तक पता होना चाहिए। रूट का मतलब घटना किस बात की हुई थी, घटना कौन सी तारीख को हुई थी, यानी एफआईआर से लेकर के कंक्लूजन ऑफ ट्रायल यानी जजमेंट की कॉपी ट्रायल कोर्ट की, उस जजमेंट के अगेंस्ट में अपील गई अगर हाई कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट ने क्या केस डिसाइड करके बोला, किस ग्राउंड पर बोला, वो कॉपी। हाई कोर्ट के अगेंस्ट अगर सुप्रीम कोर्ट मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर उसको रिजेक्ट किया, वो ग्राउंड सारी चाहिए, वो सारा रिकॉर्ड्स। तो ये सब कुछ मिला करके जाता है और फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू होकर के जाएगा। तो ये हो गया आपका थर्ड, गाइडलाइंस के अंदर है थर्ड, यानी ये सब देखिए सेफ गार्डिंग है, यानी डेथ रो कन्विक्ट ये सारे चीजों को फॉलो कर सकता है, ये करना है, इसको कर सकता है, अपनी मर्जी वो करे तो। नाउ द फोर्थ पॉइंट, अब इसको डिटेल में अगर करेंगे तो बहुत लंबा होगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ पॉइंट दे रहा हूं। अगर चाहिए होगा तो ये रिटन मटेरियल मिल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए मिल भी जाएगा आपको। आप इसको केस लॉ के अंदर से भी निकाल सकते हैं डिट्टो, अगर आप कहेंगे, आप लोग को डिमांड होगी तो यहां से भी भेज दिया जाएगा, उसके लिए इशू नहीं है। नाउ द फोर्थ वन, कम्युनिकेशन ऑफ रिजेक्शन ऑफ मर्सी पिटीशन by the governor। उतारो, कम्युनिकेशन ऑफ रिजेक्शन ऑफ मर्सी पिटीशन बाय द गवर्नर, किस चीज के कम्युनिकेशन की बात करता है, कम्युनिकेशन ऑफ रिजेक्शन, कम्युनिकेशन ऑफ रिजेक्शन यानी रिजेक्ट कर दिया गया गवर्नर के द्वारा, गवर्नर के पास मर्सी पिटीशन गई, मर्सी पिटीशन को गवर्नर ने रिजेक्ट कर दिया, उसके कम्युनिकेशन की बात हो रही है। कन्विक्टेड पर्सन दो जेल में सड़ रहा है भाई, उसने क्या करा, गवर्नर के पास मर्सी पिटीशन लगाई, दया मांग रहा है, और वो पिटीशन रिजेक्ट हो गई, तब क्या है। तो यहां पर सीन बनता है, फिर वही बात मैं आपको बोलूंगा कि किसी भी प्रोविजन, किसी भी जेल मैनुअल के अंदर
किसी भी प्रिजन मैनुअल के अंदर कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है। किस बात के लिए? फॉर इन्फॉर्मिंग द प्रिजनर और हिज फैमिली ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द मर्सी पिटीशन बाय द गवर्नर। जेल मैनुअल में ये कहीं नहीं मेंशन किया गया है, कोई रूल्स नहीं बनाया। सरकार को फुर्सत का है सब देखने के लिए। जेल मैनुअल के अंदर कहीं पर कोई भी रूल्स या प्रोविजन नहीं है इस बात का कि अगर मर्सी पिटीशन गवर्नर के पास लगाई गई थी तो उस लगाने के बाद क्या हुआ, मर्सी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई या मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो गई, ये इससे रिलेटेड कम्युनिकेशन करने का कोई प्रोविजन नहीं। यानी चला गया तो चला गया, परिवार को बताने का कोई ऐसा प्रोविजन है ही नहीं। लेकिन अब यहां पर इश्यू क्या आता है कि उसके पास जो बंद है जेल में, उसके पास कन्विक्टेड पर्सन के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है यहां पर आर्टिकल 161 लिखना है, लिख लेना 161, आर्टिकल 161 गवर्नर की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 161। सो आर्टिकल 161 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ये प्रोविजन है टू मेक ए मर्सी पिटीशन टू द गवर्नर। अब ये पूछ देगा, एक क्वेश्चन आपके सामने प्री का डाल दिया मैंने, मर्सी पिटीशन किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत गवर्नर के सामने रखा जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, तो प्रेजेंट किया जाता है? तो आर्टिकल 161 लिखना हो लिख लेना, दिमाग में डालो, जैसे है याद रखना। अब इसको आप कॉन्स्टी का सवाल बोलो तो भी ठीक है, मैं आपको सीआरपीसी में बता रहा हूं ये भी ठीक है। नाउ नाउ ये आर्टिकल 161 की वजह से, आर्टिकल 161 की वजह से जो डेथ रॉ कन्विक्ट होता है, ही इज इंटाइटल्ड टू बी इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग ऑफ द डिसीजन ऑन दैट मर्सी पिटीशन। मतलब मैंने क्लियर कट 3 बातें कही, उसको मैं शॉर्ट में रिवाइज कर दे रहा हूं। जेल मैनुअल के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है, मर्सी पिटीशन लगाओ ना लगाओ, फेंको ना फेंको, कोई कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं। लेकिन अगर डेथ रॉ कन्विक्ट अगर लगाता है मर्सी पिटीशन गवर्नर के पास अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वो आर्टिकल 161 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाइबल कर देगा गवर्नर को कि भैया वो कम्युनिकेट करेंगे, उनके अथॉरिटी, उनके ऑफिसर्स कम्युनिकेट करेंगे उसको कि तुम्हारे मर्सी पिटीशन पर यस हुआ कि नो हुआ, एंड द डिसीजन मस्ट बी इन राइटिंग ऑन दैट मर्सी पिटीशन। और यहां पर जो अगर रिजेक्शन होता है तो उस रिजेक्शन की सूचना लिखित में उसके परिवार वालों को दी जानी है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो भी अवेलेबल होगा उसके थ्रू, आज व्हाट्सएप है, कॉलिंग है, जो भी है, ये बात यहां पर हमें जाननी है, ये वाला पार्ट यहां पर है। अब देखिए, अब आते हैं प्रेसिडेंट के पास। तो गवर्नर के पास गए तो गवर्नर ने रिजेक्ट किया तो उसका कम्युनिकेशन होगा 161 से। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, गाइडलाइंस नंबर 5 जो है, ये 5 है, 6 नहीं बोल देना। कम्युनिकेशन ऑफ द रिजेक्शन। अब देखो बहुत छोटा लग रहा था 366, मैं इतने डिटेल में जा रहा हूं, अब किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। आप लोगों को सारे पार्ट्स इसमें से सारे पॉइंट्स डिस्कस कर दे रहा हूं, और ना इसको खत्म करके अब तो हम लोग कब तक निकल गए होते। सो कम्युनिकेशन ऑफ रिजेक्शन ऑफ द मर्सी पिटीशन। और एक बात हमेशा याद रखिए, लॉ में इंटरप्रिटेशन चलता है, इसलिए अगर आप बड़ा जानते हैं, डिटेल में जानते हैं, तो ही आप उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। और अगर आप खुद ही शॉर्ट में जानते हैं तो उसको कितना इंटरप्रेट कर पाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, लॉ के साथ ये, अब ट्रेजेडी बोलो या अच्छा बोलो बुरा बोलो जो भी बोलो, लेकिन लॉ के साथ यही सीन है। लॉ में हमेशा इंटरप्रिटेशन ही होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, होता था और होता ही रहेगा। उसके बिना लॉ नहीं हो सकता है, लॉ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो इसलिए आप जितना बड़ा जानते हैं, जितना डिटेल में जानते हैं, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको जितनी बातें मैंने बताई हैं, आप इसको अगर एग्जाम में मतलब कभी कुछ भूल गए या क्या हो गया, तो भी आप इसको मिला जुला करके आंसर लिखने में सक्षम रहोगे, इतना मैं गारंटी से बोल सकता हूं। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का मामला बनता होगा, चाहे वो सीआरपीसी का, दोनों ही सूरतों में। ठीक है। सो कम्युनिकेशन ऑफ रिजेक्शन ऑफ द मर्सी पिटीशन बाय द प्रेसिडेंट, यहां पर प्रेसिडेंट 5th नंबर पॉइंट। तो प्रेसिडेंट के लिए क्या करेंगे, कौन सा आर्टिकल, अब ये सेम चीज मैं यहां पर रिपीट करने के टाइम नहीं लगाऊंगा। क्या होगा यहां पर,
कौन सा आर्टिकल लगता है प्रेसिडेंट के पास? आप लोगों को पता होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं। एनीबडी? आर्टिकल 161। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बोल रहा हूं। अच्छा, राष्ट्रपति के लिए सर। राष्ट्रपति के पास अगर मर्सी पिटीशन 75 लगेगा तो किस आर्टिकल के तहत लगेगा? बोलिए। 72 बिल्कुल सही, आर्टिकल 72। तो और कुछ नहीं करना है। जो मैंने आपको फोर्थ नंबर पॉइंट में जो अभी बताया गवर्नर के लिए, सेम कहानी यहां पर रिपीट होगी, बस पद बदल जाएगा, पोस्ट बदल जाएगा। वहां पर गवर्नर थे, यहां पर प्रेसिडेंट है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। यानी यहां पर भी ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो डेथ रॉ कन्विक्ट है उसके परिवार वालों को, उसके फैमिली मेंबर वालों को रिटर्न में कम्युनिकेशन दिया जाएगा इन राइटिंग में कि भाई आपके मर्सी पिटीशन पर राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, रिजेक्ट किया है, वो सब कुछ यहां पर रहेगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। देखिए पॉइंट नंबर 6 कहता है कि जो डेथ कन्विक्ट है, कितने नाम मैंने बता दिए, डेथ रॉ कन्विक्ट्स, डेथ कन्विक्ट्स। सो डेथ कन्विक्ट्स आर entitled as a right to receive a copy of the rejection of the mercy petition. So copy of the rejection, रिजेक्ट अगर करता है कोई भी, तो चाहे प्रेसिडेंट चाहे गवर्नर, तो डेथ कन्विक्ट को ये हक है कि वो उसकी कॉपी लेगा। So death convicts are entitled as a right to receive a copy of the rejection of the mercy petition by the president or the governor, by the president, नीचे ही मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं गवर्नर, फुल स्टॉप। यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आई होप सो उतार लो जल्दी से। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर बताता हूं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लेना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि शॉर्टकट वाला बात मैं कर नहीं पाऊंगा, आप लोग को डिटेल बताना मुझे लगता है कि नहीं बताया तो फिर मजा ही नहीं आता है, इंसाफ नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा पेपर के साथ। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बता देता हूं, ये मान लीजिए आप लोगों से मैं क्वेश्चन भी कर रहा हूं, अगर आंसर आता हो तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब डेथ रॉ कन्विक्ट जो है उसको इंटाइटलमेंट है कि भैया वो जान ले कि हाँ उसके मर्सी पिटीशन पर क्या हुआ, आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ठीक है, अब अगर मर्सी पिटीशन पर रिजेक्शन हो गया, इसका मतलब है कि अब उसको भगवान भी नहीं बचा सकता है। धरती का भगवान तो राष्ट्रपति हो गए भाई, धरती का भगवान तो जज साहब थे, तो जब धरती के भगवान नहीं बचा पाए तो ऊपर वाले भगवान बचा लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, नो गारंटी एट ऑल। ठीक है, तो नाउ द सीन हियर इज, व्हाट माय क्वेश्चन इज कि जब राष्ट्रपति महोदय ने अगर रिजेक्ट कर दिया मर्सी पिटीशन को, तो कितने दिनों के अंतराल के बाद, आफ्टर हाउ मेनी डेज, आफ्टर हाउ मेनी पीरियड्स, जितने भी कितने समय के अंतराल के बाद उसको डेथ पनिशमेंट जो मिला है उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, उसको फांसी लगा दिया जाएगा? बताइए एनीबडी, अगर आप लोग आंसर जानते हो तो, नहीं जानते हैं तब अलग बात है। हाँ जी, नो आंसर? अगर नहीं जानते हैं तो लिख लेना 14 डेज, 14 दिन। नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर, मिनिमम 14 डेज। ये सब क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर वहां आपका जवाब आने चाहिए। मिनिमम 14 डेज नोटिस फॉर एग्जीक्यूशन। अब ये भी नहीं मिलेगा, मैं पहले बता रहा हूं, कुछ कुछ जेल मैनुअल के अंदर ये भी नहीं प्रोविजन है, कुछ के अंदर प्रोविजन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइंस है, लेट मी टेल यू फ्रैंकली। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है तो 14 दिन बंध गया,
यानी 14 डेज, अब आपको कोई नहीं रोक रहा है, सुप्रीम कोर्ट का केस के अंदर गाइडलाइन दिया हुआ है, इसका मतलब नाउ इट इज ए रूल, तो अब 14 डेज ही है। उसका कारण भी दिया है, उसका कारण भी दिया है कि प्रिजनर भी अपने आप को प्रिपेयर कर ले शांति से कि अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन बचे हैं। इन 14 दिनों के अंदर वो परिवार से मिलना चाहता है, भगवान को याद करना चाहता है, गीता कुरान पढ़ना चाहता है, वॉटेवर बाइबल पढ़ना है, कुछ भी करना चाहता है, उसको 14 डेज मिल गया। लास्ट और फाइनल मीटिंग विथ हिज फैमिली मेंबर्स टू मेक हिज पीस विथ द गॉड, टू प्रिपेयर हिज विल एंड सेटल एनी अदर अर्थली मैटर्स। ये रीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है, मैं लिख के दे देता हूं, थोड़ा सा इस पॉइंट को लिख लो। इट इज नेसेसरी, ये सब आप लोग को जानना चाहिए, इट इज नेसेसरी दैट a minimum period of 14 days stipulated between the receipt मतलब प्राप्ति होता है, ये रिसिप्ट मतलब रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन of the rejection of the mercy petition and the scheduled date of नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। शेड्यूल्ड अगर छूट जाए तो बोल देना, शेड्यूल्ड डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट कहा, इसी पॉइंट के अंदर 7th पॉइंट के अंदर, सर लास्ट वाली लाइन थोड़ी सी रह गई सर। लिख लो आराम से। हो गया सर। इसी में लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, it is the obligation of the superintendent of jail to see the family members of the convict receive the message of communication of rejection of mercy petition in time, सो इन टाइम उसको इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, ये सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल की ड्यूटी बनती है, ऑब्लिगेशन बनता है। सो दिस वाज द 7th नंबर पॉइंट, या 7 पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, उतार लो आप लोग। अब यहां तक तो सब कुछ क्लियर चल रहा है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से शुरू हुआ, लीगल एड पर आए, लीगल एड लिया तो लीगल एड की वजह से वो गवर्नर को मर्सी पिटीशन लगा सकता है। अगर रिजेक्ट होता है तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, अगर रिजेक्ट होता है तो उसके पास नोटिस आएगा, उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इन्फॉर्मेशन मिलने से 14 दिनों का गैप मिलेगा, 14 डेज का। उस 14 डेज के गैप के बाद ही उसके फांसी की सजा को एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो मिनिमम 14 डेज नोटिस फॉर एग्जीक्यूशन इज देयर। नाउ नेक्स्ट कहता है कि फांसी की सजा उसकी तो फिक्स हो गई, मुकर्रर हो गई, जिसको बोलते हैं फाइनल हो गई। तो जब फांसी की सजा फाइनल हो गई तो अब उसके लिए, ये आप अगर ध्यान से अगर इसके साथ पढ़ोगे ना निर्भया वाला केस, तो बहुत काम आएगा। अगर संभव है तो, मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को लेक्चरर बनना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, काफी है। सो यहाँ पर मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशन होता है।
यानी ये 14 दिन अब उसके दिमाग में बैठ गया कि मेरे को बस अब 14 दिन बचे हैं, इन 14 डेज में मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं, बस यही है। सो मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशन होता है। तो यहां पर क्या होता है कि बहुत सारा वो होता नहीं कि बहुत लंबा ट्रायल चल रहा है तो चिंता घुस गया, बहुत टेंशन हो गया, इस टाइप की चीजें होती रहती हैं। तो यहाँ कहा है कि रेगुलर मेंटल हेल्थ एवेल्युएशन होगा, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आपको यहाँ पर सीधा एक लाइन लिख लो, एक ही लाइन में काम चल जाएगा आपका। रेगुलर, इसीलिए अगर आपको याद हो तो निर्भया रेप केस का जो एडवोकेट था वो क्या कौन सिंह थे, उनका बार बार कहना था कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, सो रेगुलर मेंटल हेल्थ evaluation of all death raw convicts, all death raw convicts, and appropriate medical care should be given to those in need, those in need। अगर आप एडवोकेट हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सब आपको जानना चाहिए। कोई नहीं बताएगा, कोई सीनियर आपको फाइल पकड़ा के नहीं सिखाने वाला है। मैं बिल्कुल फ्रैंक बात, क्लियर बात कर रहा हूँ। पहली बात तो आपको ये फाइल मिलने से रही, बहुत कम मिलते हैं चांसेस। अगर ऊपर वाले के कर्म से ऐसे फाइल मिल गए, एज एन एडवोकेट, एडवोकेसी की प्रैक्टिस की बात करूं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं जाना है। वो वहां पर आपके लिए काम की चीज है। नाउ यहां तक ठीक है, मेंटल हेल्थ इवेल्युएशन रेगुलर बेसिस पर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9। बस 12 पॉइंट है, 9th पॉइंट में हम लोग आ चुके हैं। उसके बाद रेगुलर जो चेकअप होगा उसमें कहा कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ की रिपोर्ट आती रहेगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जिसका सहारा बार बार जो ले रहे थे निर्भया रेप केस में, वो इसी रीजन से ले रहे थे। अब देखिए क्या कहानी है इसके अंदर। इसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है। अब उसको लोग ताक पे रख दें अलग चीज है, मीडिया के ट्रायल के चक्कर में या मीडिया के चक्कर में, दैट इज अ डिफरेंट इशू। सो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट्स, पॉइंट नंबर 9। इस पॉइंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा साफ साफ कहा है कि यदि सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल का अगर ये ओपिनियन है, राय है, इफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल इज ऑफ द ओपिनियन, मैं लिख दूंगा डोंट वरी, दैट द प्रिजनर इज नॉट फिट, मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, इफ द सुपरिटेंडेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द प्रिजनर इज नॉट फिट, प्रिजनर फिट नहीं है, ही शुड फोर्थ का मतलब होता है तुरंत, तत्काल, ही शुड फोर्थ स्टॉप द एग्जीक्यूशन, यानी फांसी की सजा को तत्काल रोक दिया जाना चाहिए। चाहिए कहा है, ही शुड फोर्थ स्टॉप द एग्जीक्यूशन। इसीलिए ये, अब इसको मीडिया वाले पैतरा बोलते हैं। हो सकता है अब वो 4 लड़कों में से कुछ लड़कों ने खुद को घायल कर लिया था, ये बताने के लिए कि फिजिकल और मेंटली दे आर नॉट ओके। सो यहां पर प्रोविजन है, इसी प्रोविजन की वजह से। सो ही शुड forthwith stop the execution and produce the prisoner before a medical board। इमीडिएट उसकी जो फांसी की सजा है रुक जाएगी और उस कैदी को तुरंत निकाल करके मेडिकल बोर्ड के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। और उसकी रिपोर्ट तुरंत जो बनने के बाद कंसर्न जो राज्य सरकार होगी, फर्दर राज्य सरकार को फर्दर एक्शन के लिए दे दिया जाएगा। तो ये पॉइंट आप नोट कर लो, ये जरूरी पार्ट है, आपको यहां लिख लेना चाहिए। इफ द सुपरिटेंडेंट is of the opinion that the prisoner is not fit,
यहाँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लिखा है नॉट फिट। सो ओपिनियन दैट द प्रिजनर इज नॉट फिट। अगर मैं आपको ये पूरा दे भी देता, मुझे लगता है कि ये काफी लंबा चौड़ा है, मैं उसमें से जिस्ट निकाल के आपको दे रहा हूँ, काफी लंबा है और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कैसे लंबे लंबे होते हैं, बड़े बड़े। तो अगर मैं आपको दे भी देता तो शायद ही मुझे लगता है कि कोई पढ़ पाता इतनी इंपॉर्टेंट चीजों को, ठीक है, और पढ़ के समझना बहुत बड़ी महाभारत होती। इसलिए मैं आपको जिस्ट दे देता हूँ, ठीक है, कि आप इसको समझ लें। If the superintendent is of the opinion that the prisoner is not fit, तब क्या होगा, कॉमा, he should लिख दो, he should forthwith stop the execution and produce the prisoner before a medical board, for a comprehensive evaluation, and shall forward the report। ये जो रिपोर्ट बनेगी वो रिपोर्ट को क्या करना है, राज्य सरकार को दे देना, रिपोर्ट ऑफ द सेम टू द स्टेट गवर्नमेंट, फॉर फर्दर एक्शन, उतार लो जिनको उतारना है, छूट ना जाए। सर बैक कर दीजिएगा। और बैक, यस सर, सर नेटवर्क इशू था मेरा। अब इसके बाद जो है सिर्फ 2-3 पॉइंट और बच गए हैं, 10th 11th और 12th, उसके बाद ये मामला फिनिश हो जाएगा। आपको मैं इसका भी रूट से फ्रूट बता रहा हूं, यानी कि जब फाइनल हो गया कि डेथ रो कन्विक्ट होगा तो उसको कहाँ रखना है और इसको फांसी लगने के बाद क्या होगा वो भी मैं बताने वाला हूं। सो ध्यान से सुनना, पेशेंस के साथ, और नोट भी करते जाना एज फार एज पॉसिबल। नाउ अब यहां तक तो ठीक है कि मेडिकल रिपोर्ट, फिजिकल रिपोर्ट बनेगी और सरकार को सौंप दी जाएगी। कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन द पॉइंट नंबर 10 कि जो कन्विक्ट होगा उसको सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास होने चाहिए, क्योंकि आपको मेरे को सबको पता है कि जो फांसी की सजा लगती है ना, मोस्टली गरीब गुरबा लोग होते हैं। अमीर आदमी को बहुत कम सुना है कि फांसी की सजा होती है, नहीं होती है। आपने भी शायद नहीं सुना होगा, जहां तक मुझे पता है आप लोगों के बारे में, या लोग नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए। आप लोगों को याद होगा नानावती केस, तो उतनी बड़ी हस्ती थे तो उनको क्या कर दिया गया, प्रेसिडेंट ने उसके दया याचिका खारिज कर दी, सॉरी खारिज कर दी नहीं, उसको एडमिट कर लिया, हाँ चलो भाई उसको रिलीज कर दिया जाए। नाउ तो यहां पर ये पॉइंट सुप्रीम कोर्ट कहता है, और सुप्रीम कोर्ट खुद इस चीज को मानता है कि मोस्ट ऑफ जो डेथ रॉ प्रिजनर हैं, जो मोस्ट ऑफ द डेथ रॉ कन्विक्ट्स हैं, वो एक्सट्रीमली पुअर होते हैं, उनके दाल रोटी खाने का भी ठिकाना नहीं होता है। उन्हीं को फांसी की सजा होती है जिनके पास दाल रोटी खाने के लिए वक्त पे पैसे नहीं है, और वो उनको फांसी लगती है। तो जब उनके पास दाल रोटी खाने के पैसे नहीं थे तो भैया उनके पास डॉक्यूमेंट और कागज ये सबके कहां से पैसे आने, वो अच्छे वकील भी नहीं कर सकते। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दिया उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। अब उनको पता तो होता नहीं है, फैक्ट यही है, सच्ची बात यही है, कड़वी बात हो या जो भी है, लेकिन फैक्ट ये है कि उनको पता नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्सट्रीमली पुअर जो प्रिजनर्स होते हैं उनके पास किसी तरह का कोई भी कोर्ट पेपर डॉक्यूमेंट नहीं होता, तो उनको कोर्ट पेपर अवेलेबल कराना चाहिए
जजमेंट की कॉपी उनको अवेलेबल कराना चाहिए। वो शुरू से लेकर अंत तक, चाहे वो अपील की बात हो, मर्सी पिटीशन की बात हो, पोस्ट मर्सी पिटीशन की बात हो, रिजेक्शन की बात हो, किसी तरह की बात भी हो, डॉक्यूमेंट के मामले में डेथ रॉ कन्विक्ट को रीच होना चाहिए कि भैया अगर वो समझदार बंदा है या वो समझ सकता है तो उसको इसके बारे में पता हो। ये नहीं कहे कि भाई मरते समय कि मेरे को ये डॉक्यूमेंट नहीं था, ये नहीं था, इस तरह की बात। और मोर ओवर ये आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, देखो फिर से मैं बोल रहा हूं, अनुच्छेद 21 के अंदर ही ये राइट भी छिपा हुआ है, आर्टिकल 21। ठीक है, तो ये चीज जान लीजिए, अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट इज ए नेसेसरी प्रीरिक्विजिट टू एक्सेसिंग दीज राइट्स। ठीक है, तो लिख लेना, फर्निशिंग documents to the convict, furnishing documents to the convict। तो इसमें आपको मेंशन कर लेना है एक लाइन, most of the death row prisoners, most of the death row prisoners are extremely poor, extremely poor, and do not have copies of their court papers etc। कोर्ट पेपर्स etc कर दो, etc। नीचे लिख लेना, सिंस, लास्ट लाइन, सिंस द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, since the availability of these documents is a necessary prerequisite to accessing of this right, to accessing, स्पेलिंग गलत है, accessing of these rights, it is necessary that copies of relevant documents should be furnished to the prisoner, within a week, देखिए यहां पर मैंने टाइम डाल दिया विद इन ए वीक। तो ये अगेन ये क्वेश्चन बन रहा है कितने दिनों के अंदर, तो एक सप्ताह के अंदर, विद इन ए वीक। कौन देगा, तो यहां देखिए आंसर, बाय द प्रिजन अथॉरिटीज, बाय द प्रिजन अथॉरिटीज। यही सब क्वेश्चन आपको प्री में कहीं मिल गया पढ़ने के लिए, कहोगे यार उस गाइड में सब कुछ है। गाइड कहां से आता है फ्रेंड्स, इसी सब चीजों से आता है। आप डिटेल पढ़ लेंगे तो गाइड भी आपको नहीं चाहिए सिवाय अपडेट के। सो बाय द प्रिजन अथॉरिटीज, तो आपको यहां पर दो चीजें पता चल गई, उसको डॉक्यूमेंट मिलना ही चाहिए, 7 दिनों के अंदर मिलना चाहिए। किसके थ्रू मिलेगा, बाय द प्रिजन अथॉरिटीज। किस लिए मिलना चाहिए सारा डॉक्यूमेंट, किस लिए मिलना चाहिए, टू असिस्ट इन मेकिंग मर्सी पिटीशन, mercy petition and petitioning in court, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 10।
इसके बाद मैं आप लोगों को एक रिवाइज कर दूंगा तो आपको सब याद भी हो सर जाए। एक बार बैक कर दीजिए सर। तो 7 दिनों के अंदर उसको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाने चाहिए। और हो गया सर, हो गया। डॉक्यूमेंट देगा कौन, उसका भी आंसर मिल गया। प्रिजन अथॉरिटीज उसको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो अपना मर्सी पिटीशन तैयार करवा सके, वो समझ सके इस बाकी चीजों को। मूविंग टू द नेक्स्ट और सेकंड लास्ट ही कह सकते हैं, 11th पॉइंट। अब तो भैया मर्सी पिटीशन हो गया रिजेक्ट। कहां से? सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपील खारिज कर दी, हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ओके कर दिया, गवर्नर ने रिजेक्ट कर दिया, प्रेसिडेंट ने भी रिजेक्ट कर दिया। कितने दिनों का टाइम मिला? 14 दिनों का टाइम मिला। 14 दिनों का टाइम मिलता है 14 डेज का। ये 14 डेज का जो टाइम मिलता है उसमें भी एक गोलमाल चलता है। गोलमाल क्या है, या जो भी कहो, गोलमाल तो नहीं बोल सकते नॉर्मली। 14 डेज में कहता है कि उसका फिजिकल और मेंटल हेल्थ ठीक होना चाहिए। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ ठीक होगा, जिसको आप कह रहे हो कि 14 दिनों के बाद तुमको लटका देंगे रस्सी से और तुम मरने वाले हो, उसका हेल्थ और कभी ठीक हो सकता है क्या? कॉमन सेंस की बात है। तो जो बीमारी से मरने वाला है वो उसका तो ठीक ही नहीं होता। इसको तो सामने से पता है, दुनिया जान रही है कि इसको लटकाने वाले हैं। तो उसके लिए कहा कि उसका फिजिकल और मेंटल हेल्थ ठीक होना चाहिए। अगर ये सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल की राय, यहाँ सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल पर सब कुछ घूमता है, क्योंकि वो जेल के अंदर, जिस जेल के अंदर बंद है, उसी की सुपरिटेंडेंट के ओपिनियन पर सब कुछ रिलाय करता है। अगर उसकी राय में उस प्रिजनर की हालत खराब है, उसका मेंटल और फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है, तो उसको तुरंत एक ब्रॉड मेडिकल टीम होगी, मेडिकल बोर्ड होगी, उसके सामने उसका कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होगा, उसकी रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट सरकार को, राज्य सरकार को जाएगी फॉर फर्दर एक्शन। ठीक है। अब सब कुछ जब हो गया तो अब तो कुछ नहीं बचा, तो उसके लिए बोलता है फाइनल मीटिंग। आ जाओ सीन में। अभी आप लोगों को याद आ रहा होगा, बहुत लोगों को निर्भया रेप केस जो टीवी पे देखा होगा आप लोगों ने, वो सब आपको याद होगा चैनल की कहानी। सो फाइनल मीटिंग बिटवीन प्रिजनर एंड हिज फैमिली। कितनों को नहीं भी करवा पाते हैं ये। फाइनल मीटिंग बिटवीन प्रिजनर एंड हिज फैमिली। सो फाइनल मीटिंग बिटवीन प्रिजनर एंड हिज फैमिली। तो प्रिजनर और उसके फैमिली मेंबर्स के बीच में एक आखिरी मुलाकात। इसके बाद कभी राम सलाम दुआ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। बीवी हो, छोटे बच्चे हो, कोई भी हो, अब उसको कोई नहीं मिल सकता, कोई नहीं देख सकता। यानी जो अगर बच्चा है, समझदार है, वो समझ रहा है कि मेरे फादर की अब खत्म कहानी होने वाली। जो वाइफ है समझ रही है कि मैं अब विधवा होने वाली हूँ। वो वाली सीन आ गई, लास्ट, अंतिम। इसीलिए शब्द क्या लिखा? फाइनल मीटिंग बिटवीन प्रिजनर एंड हिज फैमिली। अब देखिए, यहां पर भी मैं एक चीज और बता देता हूं। ये जेल मैनुअल स्टेट के अपने अपने होते हैं। हर एक स्टेट का अपना अपना प्रिजन मैनुअल या जेल मैनुअल बोलते हैं, वो होता है। तो हर एक स्टेट का चूंकि अपना अपना प्रिजन और जेल मैनुअल होता है, तो उसमें प्रोविजन आपको अलग अलग मिलेंगे। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, ठीक है, इसलिए उसमें नहीं जाना। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस गाइडलाइन के अंदर एक बात कही है कि कुछ जेल मैनुअल के हिसाब से वो फाइनल मीटिंग जो है प्रिजनर और उसके फैमिली मेंबर के बीच में इमीडिएटली प्रायर टू द एग्जीक्यूशन कराते हैं। यानी एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं वो आखिरी बार। आखिरी का मतलब हो गया, फाइनल मीटिंग का मतलब क्या लेना चाहिए कि भाई अब कुछ देर के बाद उसको फांसी की सजा लगने वाली है। अब 1 घंटे, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद, तो 12 घंटे के पहले उसको एक अंतिम मुलाकात, ये नहीं कि फांसी पर ले जा रहे हैं उसके पहले मिलवा रहे हैं, ऐसा नहीं। उसके ठीक कुछ समय रहता है, ड्यूरेशन रहता है, उस बीच में उसको मिला दिया जाता है फैमिली से। कुछ में ये भी प्रोविजन नहीं है, कुछ जो जेल मैनुअल है उसमें ये भी प्रोविजन नहीं है, अलग अलग स्टेट्स में। नाउ तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ह्यूमैनिटी और जस्टिस को ध्यान में रख के हर एक प्रिजन अथॉरिटीज को चाहिए, इट इज नेसेसरी फॉर प्रिजन अथॉरिटीज टू फैसिलिटेट एंड अलाउ ए फाइनल मीटिंग बिटवीन द प्रिजनर एंड हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स प्रायर टू हिज एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये बात यहां पर लिख लेनी है आपको। इट इज नेसेसरी फॉर प्रिजन अथॉरिटीज, ये सब कुछ मैंने आपको 366 में ही कवर कर रहा हूं, ठीक है।
तो ये चीज जरा ध्यान देना कहां पर कैसे लेके आते हैं. सो इट इज नेसेसरी फॉर प्रिजन अथॉरिटीज टू फैसिलिटेट, क्या फैसिलिटेट करना है, तो मीटिंग, टू फैसिलिटेट and allow a final meeting between the prisoner and his family and friends prior to his execution, prior to his एग्जीक्यूशन. तो ये आखिरी मुलाकात, अंतिम मुलाकात हो गई. तो अंतिम मुलाकात के बाद अब उसका क्या होगा, फांसी की सजा का एग्जीक्यूशन होगा. अब उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा. तो आप लोगों ने देखा ही है, लाइव टीवी पे देखा ही होगा रिसेंटली. अब फांसी की सजा जब हो जाएगी, फांसी पर लटका दिया जाएगा, उसके बाद का सीन क्या बनता है तो आप सबको पता भी होगा नॉर्मली. लास्ट पॉइंट नंबर 12, that is called PM report, post-mortem report. Post-mortem reports. Post-mortem reports में क्या है, अब इसमें भी एक अलग अलग कहानी है. इसमें है, सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है इस केस लॉ के अंदर कि none of the jail manuals provide for compulsory postmortem to be conducted on death convicts after the execution. ध्यान दीजिएगा मेरी बात को. कोई भी जेल मैनुअल के अंदर ये प्रोविजन नहीं दिया हुआ है कि कोई बंदा जिसको फांसी लगी है या फांसी की वजह से उसकी डेथ हुई है, उसका कंपलसरी एकदम पोस्टमार्टम होना ही चाहिए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी थिंक इन द लाइट ऑफ द रिपीटेड आर्ग्यूमेंट्स बाय द पिटिशनर्स. इस केस की बात कर रहा हूं, किसकी, शत्रुघ्न चौहान की. उस केस में सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन में जो पिटिशनर्स थे उन्होंने रिपीटेड आर्ग्यूमेंट्स किया था और उसमें कहा था कि इट मस्ट बी मेड ऑब्लिगेटरी. सो सुप्रीम कोर्ट सेड we think in the light of the repeated arguments by the petitioners that there is dearth of experienced hangman in the country, the same must be made obligatory. तो सीधा सीधा एक पॉइंट में समझ लो, एक लाइन में समझ लो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज मेड ऑब्लिगेटरी. तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या हो गया, ऑब्लिगेटरी हो गया. यानी मरने के बाद मृत्यु हो गई, फांसी की वजह से डेथ हो गया, उसके बाद उस बंदे को उसका मेडिकल होगा, यानी मेडिकल बोले तो पोस्टमार्टम होगा और रिपोर्ट सरकार के पास चली जाएगी. तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको एक गाइडलाइंस बता दिया, इन शॉर्ट थोड़ा बताया, लेकिन मैंने पूरा का पूरा गाइडलाइंस बता दिया कि क्या क्या होता है डेथ रॉ कन्विक्ट के साथ और उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए गाइडलाइन क्या दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने. ये 2014 का रिपोर्टेड केस है, शत्रुघ्न चौहान, बार बार मैं नाम रिपीट कर रहा हूं, शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2014, वॉल्यूम 3, SCC, पेज नंबर 1. ठीक है, तो आई होप सो कि ये आप समझ गए होंगे. ये था आपका सेक्शन 366 कंप्लीट. आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी को कोई अब दिक्कत होगी.